हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31, परिणीति की जान को खतरा। थोड़ी ही देर में इवान परिणीति के लिए बहुत अच्छा टेस्टी पास्ता बनाकर लाया। इवान ने पास्ता को टेबल पर रखा और परिणीति को देखकर कहने लगा, ये खाए, ये स्पेशल मैंने बनाया है। आपको पता है यह मेरा फेवरेट पास्ता है। इवान की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से पास्ता को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इवान पास्ता बनाकर लाया है, क्योंकि जब वो अपने गांव में समीक्षा के साथ पास्ता बनाया करती थी, तो वह लाल रंग का हुआ करता था, जिसे मसाला पास्ता कहा जाता था। परिणीति को कंफ्यूजन में देखकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी, क्या आपको ये पसंद नहीं? अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं दूसरी चीज बनवा सकता हूँ, लेकिन यकीन कीजिए बहुत टेस्टी है। इवान की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, क्या ये सच में पास्ता है? मेरा मतलब पास्ता कब से सफेद रंग का होने लगा? परिणीति की बातों को सुनकर इवान को उसके मासूमियत पर हंसी आ रही थी। सच में वह एक ऐसी लड़की से मिल रहा था जिसने आज तक व्हाइट सॉस पास्ता नहीं देखा था, जो अब के टाइम पर बहुत फेमस हो चुकी थी। इस बात पर वो मुस्कुराया और पास्ता की प्लेट परिणीति की तरफ करते हुए कहा, ये व्हाइट पास्ता इसलिए क्योंकि इसका नाम है स्पैगेटी पास्ता, या फिर हम इसे अफगानी पास्ता भी कह सकते हैं। यह आपकी सेहत के लिए भी ठीक है। मैंने इसमें वेजिटेबल्स भर भर के डाले हैं, यहाँ तक कि इसमें दूध, क्रीम और चीज भी मिली हुई है। हालांकि चीज हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको आज के लिए खाने दे रहा हूँ। इवान की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, मैं पहली बार ऐसे डॉक्टर को देख रही हूँ जो खुद पेशेंट को इतना अच्छा खाना खाने को दे रहे हैं। क्या आप हर पेशेंट को ये खाने के लिए अलाउ करते हैं? परिणीति की बातों को सुनकर इवान हैरानी से कहता है, अरे नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूँ इस समय आपको बहुत भूख लगी है, और अगर मैं हेल्दी खाना लाकर देता तो आप पक्का मुंह बना लेती। इसीलिए मैंने आपके लिए व्हाइट पास्ता बनाया है। ये आपको बहुत पसंद आएगा। तब तक आप इसे खाएं, मैं किचन को क्लीन करके आता हूँ। ये कहकर इवान वहां से चला गया। इवान के जाते ही परिणीति ने एक नज़र पास्ता को देखा। हालांकि वह देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे, लेकिन न जाने क्यों परिणीति को खाने में डर लग रहा था। उसने चम्मच उठाया और उसकी एक बाइट खाई। सच में पास्ता बहुत टेस्टी था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सफेद पास्ता खाया था। वह इतना टेस्टी लगा कि उसने तुरंत पास्ते को खाना शुरू कर दिया। इवान जब किचन साफ करके वापस लिविंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा परिणीति तो पूरा पास्ता खा भी चुकी है। ये देखकर वह हैरानी से कहता है, यह क्या भाभी, आपने मेरे लिए बचाया भी नहीं। मुझे लगा मैं आपके साथ मिलकर खाऊंगा। इवान की बात सुनते ही परिणीति हैरानी से उसे देखकर कहने लगी, क्या इसमें आपका भी था? मुझे लगा आप सिर्फ मेरे लिए लेकर आए थे, इसलिए मैंने पूरा खा लिया। आई एम सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था। अगर आपको कुछ खाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। परिणीति की बातों को सुनकर इवान की हंसी छूट गई। वह सच में बहुत ज्यादा मासूम थी। हर एक बात को तुम सीरियस ले लेती थी। वह परिणीति के पास आया और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था। वैसे भी मैं ये सब ज्यादातर तभी खाता हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा मन करता है। वरना कहते हैं ना डॉक्टर, अगर पेशेंट को ठीक खाने को कहे तो डॉक्टर को भी अच्छा खाना चाहिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने पूरा खा लिया। अब जाकर आप कमरे में आराम कीजिए। वैसे भी रात काफी हो चुकी है और मुझे कल सवेरे हॉस्पिटल भी जाना है। ये कहकर इवान परिणीति को वहां से उठाकर सहारा देते हुए सीढ़ी से ऊपर पहुंचा और वहां से चला गया। परिणीति ने इवान को जाते हुए देखा और सीधे नायरा के कमरे में पहुंच गई। अगले दिन अभिमन्यु सुबह के 8 बजे ही घर से निकल चुका था और यह बात पूरे परिवार को पता थी। अभिमन्यु गाड़ी में बैठा हुआ था कि तभी साकेत अभिमन्यु को अपना फोन देते हुए कहता है,
ये देखो सुबह के 4 बजे मुझे क्या मैसेज आया। मैं जानता हूँ ये किसने किया है। जब मैंने इसे ट्रैक करने की कोशिश किया तो इसका लोकेशन एरर बता रहा है। साकेत की बात सुनते ही अभिमन्यु की नज़र फोन पर गई, जिसमें एक अलर्ट मैसेज था। अलर्ट बड़े बड़े अक्षरों में लाल रंग से बना हुआ था, तो वही जो मैसेज आया हुआ था, उसमें काफी सारे चाकू के इमोजी बने हुए थे। मैसेज में लिखा हुआ था, तुम्हारे जिंदगी में जो भी आएगा वह खुद को मौत के घाट में पाएगा। ये मैसेज पढ़ते ही अभिमन्यु के एक्सप्रेशन एकदम गंभीर हो गए। तभी साकेत अपना फोन वापस लेते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब कौन कर रहा है। लेकिन उसे यह पता चल चुका है कि तुम्हारी लाइफ में परिणीति आ चुकी है, यानी कि अब वह तुम्हारी परिणीति, मेरा मतलब तुम्हारी वाइफ परिणीति को नुकसान पहुंचाने वाला है। साकेत की बातों को सुनते ही अभिमन्यु ने एकदम गंभीर होकर कहा, जिस बॉडीगार्ड को तुमने ट्रेनिंग के लिए कंपार्ट में भेजा था उन सभी को वापस बुला लो और उनसे कहो कि परिणीति पर नजर बनाकर रखें। वह जहां भी जाए उसके आसपास रहे। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि अभिमन्यु परिणीति की मदद करने के लिए हाँ कह देगा, जबकि वह तो परिणीति को पसंद भी नहीं करता है। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सपने में है। एपिसोड 32। क्या अभिमन्यु को फर्क पड़ रहा है? साकेत को इतना ज्यादा हैरत में देखकर अभिमन्यु अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वैसे तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरे दुश्मन मेरी वजह से किसी और की हत्या करें। और एक बात याद रखना और बॉडीगार्ड से ये भी कह देना कि यह बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। परिणीति को खास करके कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हो सके तो तुम अपने भाई को भी बुला लो, ताकि वह परिणीति का पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके आसपास रहे। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपने भाई को क्यों बुलाऊं? वह वैसे भी कोई काम का ढंग का नहीं करता है। जब देखो कहीं से भी कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। इससे बेहतर यही है कि मैं किसी और को इसके लिए यहाँ पर बुला लेता हूँ। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने कहा है ना उसे बुलाओ तो बुलाओ। मैं इसलिए उसे बुलाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वह अपना काम भी करता है और किसी को पता भी चलने नहीं देता है। वह इसलिए सभी के सामने मस्ती करता है ताकि किसी को यह ना लगे कि वह उसकी रक्षा कर रहा है। परिणीति बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई और आदमी रहे, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वह इंसान परिणीति से घुल मिल जाए और उसके साथ रहे। देखो तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे भाई से होगी। भले ही तुम अपने भाई को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ पर उसे बुलाना ही सही रहेगा। और यह बात तुम भी एक्सेप्ट करते हो कि वह अपना काम बहुत ज्यादा दिमाग से करता है, इसीलिए उसे यहाँ आने के लिए इन्फॉर्म कर दो और आज के आज वह घर पहुँच जाना चाहिए। दूसरी बात, घर की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दो। पहले पता करने की कोशिश करो परिणीति घर के बाद और कहाँ कहाँ जाने वाली है। जहाँ जहाँ वह जाएगी उन सभी जगह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। हमारे आदमी हर एक जगह पर होने चाहिए। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत ने उसे देखते हुए कहा, अभी तो फिलहाल परिणीति कहीं नहीं जा रही है, लेकिन बॉडीगार्ड ने बताया था जब परिणीति गार्डन में काम कर रही थी तब वो अपने स्कॉलरशिप की बात कर रही थी और उसने ये भी कहा था कि कुछ समय बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी में भेजा जाएगा। अब फिलहाल के लिए इस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनसे पता करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही पता चलेगा मैं हर एक जगह अपने आदमी को फैला दूंगा। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने कहा, हम ठीक है। साकेत ने अभिमन्यु के एक्सप्रेशन को देखा और वापस आगे की ओर देखने लगा। कुछ ही देर में वह दोनों ऑफिस पहुंच चुके थे। अभिमन्यु जैसे ही ऑफिस आया, उसने देखा वहां पर दो आदमी पहले से मौजूद हैं। उन दोनों को देखते ही अभिमन्यु ने साकेत से कहा, उन दोनों को मेरे केबिन में भेज देना। ये कहते ही वह वहां से तुरंत चला गया। साकेत ने जैसे ही दरवाजे के पास खड़े उन दोनों आदमियों को देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने उन दोनों के पास आकर एक गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम दोनों आ गए।
जो अभिमन्यु मल्होत्रा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, शायद तुम्हारे स्वागत में भी बैठा होगा। साकेत के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वही वह दोनों ने साकेत के एक्सप्रेशन को देखा और फिर मुस्कुराकर वहां से चले गए। उन दोनों के जाते ही साकेत ने गुस्से में मुट्ठी बंद की और तुरंत कंपनी के अंदर गया। थोड़ी देर बाद जब साकेत केबिन में पहुंचा तो उसने देखा अभिमन्यु उन दोनों पर जोर जोर से चिल्लाए जा रहा है। ये देखकर साकेत अभिमन्यु के पास आकर कहा, इसे लग रहा था तुम इसका प्यार से स्वागत करोगे। शायद उनकी गलतफहमी बहुत ज्यादा इनके दिमाग में बैठे रहती है। बताओ उनके साथ क्या करना है। वैसे भी बहुत दिन से मैंने किसी की हड्डी नहीं तोड़ी है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम करो। फिलहाल के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने अपना काम समझा दिया है। इन्होंने अपनी औकात भी दिखा दी है। शायद इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसीलिए तो घोटाला करने के बाद भी सच कबूल नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि कंपनी के उन सभी कर्मी को निकाल दिया जाए जो हमारी कंपनी के साथ घोटाला कर रहा है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हैरानी से कहता है, ऐसे में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर तुम फिक्र मत करो। मैं बहुत सारे एम्प्लॉय को वहां से हायर कर लूंगा। जहां हमारी कंपनी पहले से ही बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और मैंने सुना है वहां के मैनेजर ने कहा था कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा काबिल है, तो मैं वहां से कुछ लोगों को बुला लूंगा। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने बिना उसे देखे हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बार उसकी भी जांच पड़ताल कर लेना। मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, खास करके कंपनी को लेकर और घर को लेकर, और इन दोनों को दोबारा मेरी नजरों के सामने लेकर मत आना। इसलिए इसे दफा करो यहाँ से। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत मुस्कुराया और उन दोनों आदमी के पास आकर कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो तुम दोनों का अब यहाँ पर आखिरी दिन है। शायद तुम्हें बहुत थकावट महसूस हो रही होगी ना। चलो मैं तुम्हें बहुत अच्छी मसाज करवाता हूँ। इतना कहकर साकेत शैतानों की तरह मुस्कुराया और उन दोनों के गले को दबाकर केबिन से बाहर लेकर चला गया। इधर कमरे में बैठी नायरा परिणीति की बातों को सोच रही थी। जब परिणीति पूजा करके अपने स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रही थी, तब नायरा समझ नहीं पा रही थी कि वह एक नई स्कॉलरशिप कहां से लाए, क्योंकि परिणीति के पास तो नकली स्कॉलरशिप थी और ऐसे में अगर वह कॉलेज लेकर चली जाएगी तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। वह ये सोच रही थी कि तभी अचानक से उसे इवान का ख्याल आया और वह तुरंत इवान को फोन करके उसे इन सब के बारे में बताने लगी। हालांकि इवान ने शुरुआत में उस पर गुस्सा किया, पर वह जानता था कि उसकी बहन बहुत नाजुक है। उसके हर बार गुस्से पर वह रोने लगती है, इसलिए उसे शांत करने के बाद इवान ने उसकी मदद करने के बारे में सोच लिया। एपिसोड 33 एक कमरे में सोना। रात का वक्त। इवान रात के 11 बजे घर पहुंचा तो उसने देखा लिविंग एरिया की लाइट ऑफ है, तो वह सीधे नायरा के कमरे में पहुंचा। नायरा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह ये जानता था कि नायरा अभी तक जगी हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नायरा ने उसे कॉल किया था। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसकी नजर नायरा पर गई, जो परेशानी में बैठी हुई थी। नायरा को देखते ही वह उसके पास आकर अपने हाथों में रखे हुए पेपर उसे देते हुए कहती है, ये लो, यह उसी कॉलेज की स्कॉलरशिप है और यह मैंने प्रिंसिपल सर से मंगवा ली थी। हालांकि मैं तुम्हें ये बात सुबह ही बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें और परेशान करना चाहता था। अगली बार से कोई गलती मत करना, ये तुम्हारी दूसरी गलती है। इवान की बातों को सुनते ही नायरा की आंखें चमक उठी और वह तुरंत उसके हाथों से पेपर लेकर देखने लगी। ये वही पेपर था जो उसने परिणीति को नकली बनवा कर दिए थे, लेकिन इस बार यह पेपर असली वाले थे। ऐसे में नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह तुरंत इवान को गले लगा कर कहती है, थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगली बार से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे पछतावा हो। नायरा की बातों को सुनकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है,
अगली बार से गलती मत करना। अब जाकर तुम सो जाओ। ये कहने के बाद इवान मुस्कुराकर वहां से चला गया। इवान के जाते ही नायरा ने वापस पेपर देखा और फिर तुरंत बेड पर जाकर लुढ़ककर उसे पढ़ने लगी। इधर इशिता अभिमन्यु के ही कमरे में मौजूद थी। उसे डर था कि कहीं अभिमन्यु उसे अपने कमरे में देखकर कमरे से बाहर न निकाल दे। हालांकि वह अभिमन्यु के बेड पर बैठे भी नहीं थी। वह सोफे पर बैठकर ऐसे ही अभिमन्यु के बारे में सोचे जा रही थी कि तभी उसे किसी की आहट की आवाज सुनाई दी। परिणीति तुरंत अपनी आंखें बंद करके सोफे पर लेट गई। वह जानती थी कि अगर वह जगी रहेगी तो अभिमन्यु उसे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ेगा। इससे बेहतर यही है कि वह सोने का नाटक करे। जब अभिमन्यु कमरे में आया तो उसने देखा कमरे की लाइट ऑन है। पहले तो उसने परिणीति को सोफे पर बिल्कुल नहीं देखा था, जिस वजह से वह मिरर के पास आकर अपनी शर्ट को उतारने लगा। लेकिन उसी वक्त मिरर में ही उसकी नज़र सोफे पर लेटी हुई परिणीति पर चली गई। परिणीति को इस तरह से देखकर अभिमन्यु की तो पहले आंखें छोटी हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसने तुरंत परिणीति के पास आकर जैसे ही उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र परिणीति के मासूम चेहरा पर चली गई। उसे याद आया कि उसने कल रात परिणीति पर कैसे चिल्लाया था, जबकि उसे पता भी नहीं था कि वह नूडल्स किस लिए खा रही है और किसके खा रही है। उस बीच में उसे ये भी ख्याल आया कि कैसे उसने गुस्से में नूडल्स जो पानी में उबल रहा था उसे नीचे फेंक दिया था और उसका सारा पानी परिणीति के पैरों पर गिरा था। उस बीच में उसकी नज़र परिणीति के पैरों पर चली गई, जो अभी भी लाल नजर आ रहे थे। परिणीति के दोनों पैर काफी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। परिणीति ने पैरों में पायल पहन रखी थी, जिस वजह से उसके सुंदर पैर और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अभिमन्यु कुछ देर तक उसके छोटे छोटे पैरों को देखता रह गया। अचानक से उसे ख्याल आया और उसने तुरंत उससे दूरी बनाकर गुस्से में खुद से कहा, ये लड़की खुद को समझती क्या है? यह मेरे कमरे में आ गई और मुझे बताया भी नहीं। क्या मैंने इसे नहीं कहा था कि यह मेरे कमरे से दूर रहेगी? खैर, अभी मैं इसे उठा भी नहीं सकता हूँ। अगर इसे उठाया तो पूरा परिवार उठ जाएगा। इससे बेहतर यही है कि इसकी खबर मैं सुबह लूंगा। ये सोचकर अभिमन्यु अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस कमरे में आया। उसने परिणीति को वैसे ही सोए हुए पाया। वह परिणीति को अनदेखा करके अपने बेड पर जाकर लेट गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बीता तो परिणीति ने अपनी आंखें खोली। उसने आसपास देखा तो अंधेरा था। अभिमन्यु सुकून से बिस्तर पर सो रहा था। परिणीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वह भी अच्छे से ब्लैंकेट को खुद से कवर करके सुकून से सो गई। उसे आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार अभिमन्यु ने उसे देखकर भी कमरे से बाहर नहीं निकाला, जबकि अगर वह सोई भी रहती है तो अभिमन्यु उसके ऊपर पानी गिराकर और उसे उठाकर कमरे से बाहर कर देता था। अगली सुबह परिणीति की आंखें खुली तो उसने देखा कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है। अभिमन्यु शायद सुबह सवेरे ही उठकर जा चुका था। ऐसे में परिणीति तुरंत बेड से उठी और अपने कपड़े चेक करने लगी, पर उस वक्त उसने अभिमन्यु को दरवाजे के पास देखा, जो शर्टलेस खड़ा था। शायद वह अभी जिम करके आ रहा था। अभिमन्यु को इस तरह से देखकर परिणीति हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु इतनी जल्दी कमरे में वापस आ जाएगा। अब उसे कैसे भी करके वहां से भागना था, लेकिन अभिमन्यु की वजह से वह कमरे से भाग भी नहीं सकती थी। वही जब अभिमन्यु ने परिणीति के चेहरे पर घबराहट देखी तो वह कमरे में आया और उसने गुस्से में उसे देखकर कहा, क्या हुआ? मुझे देखकर डर लग रहा है या फिर यह सोच रही हो कि तुम बिना मेरी परमिशन लिए तुम मेरे कमरे में सोने के लिए कैसे आ गई? अभिमन्यु की आवाज सुनते ही परिणीति घबराते हुए कहती है, मैं कमरे में नहीं आना चाहती थी, लेकिन प्रेरणा छोटी माँ ने कहा था कि मुझे अपने पति के कमरे में सोना है। मैं मानती हूँ कि आप मुझे पत्नी नहीं मानते हैं और ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको पति मानती हूँ। मेरा मतलब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिसोड 34 परिणीति की घबराहट।
परिणीति को इस तरह से बात करते हुए देखकर अभिमन्यु अपने एक्सप्रेशन गंभीर करके गुस्से में कहता है, पहले तो तुम हकलाना बंद करो, और दूसरी बात, अगर मेरे परिवार को जरा भी पता चला कि तुम मेरे कमरे में नहीं सो रही हो तो उन्हें कुछ मौके मिल जाएंगे तुम्हें और मुझे परेशान करने का। इससे बेहतर यही होगा कि चुपचाप कमरे में आकर सोफे पर सो जाना। लेकिन याद रखना, मेरे कमरे की किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अब तुम जा सकती हो। वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा समय मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। ये कहकर अभिमन्यु बेड पर रखा टॉवल उठाकर अपने शरीर से निकल रहे पसीने को साफ करने लगा। परिणीति जब वहां से गुजर रही थी तो उसने पीछे मुड़कर एक नजर अभिमन्यु के शर्टलेस शरीर को देखा, जिसमें वह काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। परिणीति कुछ समय बाद कपड़े बदलकर पूजा रूम में पहुंची तो उसने देखा पूजा मल्होत्रा पहले ही पूजा कर चुकी है और वह सबको प्रसाद दे रही है। आज परिणीति को उठने में काफी देर हो गई थी। उसे लगा अब शायद घर वाले उसे डांटना वाले हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। ऐसा लग रहा था सब परिणीति के लेट उठने पर खुश है। अपने हाथों में प्रसाद लेने के बाद परिणीति नायरा के पास आकर कंफ्यूज होकर कहती है, आज मैं पूजा होने के बाद वापस आई हूँ और किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं, खास करके दादी ने। मुझे लगा था वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी प्रेरणा मल्होत्रा, जो उसकी बातों को सुन चुकी थी, वह उसके पास आकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी। वह क्या है, ना माने तुम्हें इसीलिए नहीं डांटा क्योंकि उन्हें पता चला कि तुम अभिमन्यु के साथ कमरे में सो रही थी और शादी के बाद ये पहली बार था जब तुम दोनों साथ में सो रहे थे, और पति पत्नी शादी के बाद साथ में सोते हैं तो इसका मतलब हम सब एक ही मतलब समझ सकते हैं। सच कहूं तो मैं जानती हूं तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन माँ को कौन समझाएगा, इसलिए हमने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। फिक्र मत करो, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब जल्दी से मेरे साथ किचन में आओ, हमें जल्द से जल्द नाश्ते की तैयारी भी करनी है। ये कहकर प्रेरणा मल्होत्रा वहां से चली गई। प्रेरणा मल्होत्रा के जाते ही परिणीति, जो हैरानी में थी, अचानक से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अब जाकर समझी कि आखिर प्रेरणा मल्होत्रा के कहने का मतलब क्या था। वही नायरा ने जब परिणीति के लाल चेहरे को देखा तो वह हंसते हुए कहने लगी, मैं भी वही कहने वाली थी। शायद दादी को लग रहा है कि उनके अभिमन्यु और परिणीति फर्स्ट नाइट एंजॉय कर रहे थे। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति समझ रही थी कि वह उसके साथ मजाक कर रही है। हालांकि पूजा मल्होत्रा ने यही सोचा होगा, लेकिन उन्होंने कहा तो नहीं। ये सोचकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं तुम्हें ये बात बता सकती हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शायद आगे कभी नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वह मुझे पसंद भी करें। शायद मैं उनके लायक नहीं हूँ। अच्छा, मैं किचन में चलती हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हुआ तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। ये कहकर परिणीति नायरा को वहीं छोड़कर किचन में चली गई। जब नायरा ने ये देखा तब वो मुस्कुराए और फिर प्रसाद खाते हुए लिविंग एरिया में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने का वक्त हो चुका था। अभिमन्यु ऑफिस के कपड़े में नीचे लिविंग एरिया में पहुंचा तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका है। तो वह असिस्टेंट को वहीं रहने का इशारा करके डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गया। अब तक साकेत भी वहां पहुंच चुका था। साकेत काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह अपने काम में इतना ज्यादा खो चुका था कि वह सो ही नहीं पा रहा था। साकेत की आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखकर नायरा हंसते हुए कहती है, साकेत भाई, यह आपको क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मकड़े ने आपकी आंखों को डस लिया हो। नायरा की बातों को सुनकर साकेत अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या पता रात रात पर काम करने से कितनी थकावट होती है। एक तो तुम्हारा भाई एक नंबर का शैतान। जब साकेत ने ये कहा तो उसे एहसास हुआ कि अभिमन्यु तो उसके बगल में ही बैठा हुआ है। वह तुरंत अपनी बातों को बदलते हुए कहता है,
मेरे कहने का मतलब है, अभिमन्यु कितना काम करता है तो मैंने सोचा उसका आधा काम मैं कर दूं। साकेत को इस तरह से बात बदलते हुए देखकर सभी घर वालों के चेहरे पर हंसी आ गई। वही परिणीति अभी भी कंफ्यूज थी। तभी आकृति मल्होत्रा ने परिणीति को देखते हुए कहा, आज मैं और प्रेरणा बाहर जा रहे हैं, हमें शॉपिंग करनी है, तो तुम भी हमारे साथ चलो। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा तुरंत उन लोगों को देखते हुए कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी और वैसे भी मुझे परिणीति को लेकर कॉलेज भी जाना है। परिणीति को अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना है और ऐसे में उसे वहां पर मेरी जरूरत भी पड़ेगी। नायरा की बातों को सुनकर साकेत अभिमन्यु को देखने लगा। साकेत को याद था अभिमन्यु ने उसे कितना बड़ा काम सौंपा था। ऐसे में अभी तक उसका भाई आया नहीं था। उसने अभिमन्यु को इशारा किया तो अभिमन्यु चुपचाप उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगा। वही परिणीति ने जब देखा टेबल पर अभी तक रायता नहीं लाया गया है, तब वह उसे लेने के लिए किचन में चली गई। लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंची उसे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई तो है, पर कोई नजर नहीं आ रहा है। वह बार बार अपने चारों तरफ घूमते हुए पूरे किचन को देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद वह ज्यादा ना सोचकर रायता लेकर किचन से बाहर जाने लगी, पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची उसे अचानक से एक परछाई दिखी और उसे देखते ही डर की वजह से परिणीति के हाथों से वह रायते का बाउल नीचे गिर गया। एपिसोड 35 परिणीति लिपटी अभिमन्यु से। बर्तन के गिरने की आवाज पूरे लिविंग एरिया में पहुंच चुकी थी। वहां मौजूद नौकर नौकरानी घर के सभी परिवार तुरंत किचन में पहुंच गए। परिणीति अभी भी हैरानी में खड़ी होकर दरवाजे को ही देख रही थी। वहां पर खड़ा शख्स किसी परछाई की तरह दिख रहा था। उसने जिस तरह से पूरे काले कपड़े पहने थे, परिणीति को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूत देख रही हो। साकेत और अभिमन्यु भी वहां पहुंचे हुए थे। अभिमन्यु ने तो पहले परिणीति के एक्सप्रेशन को देखा तो वही साकेत ने जैसे ही परिणीति की नजर का पीछा किया तो उसने दरवाजे के पास खड़े इंसान को देखा। साकेत समझ चुका था ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मानव है। साकेत जानता था परिणीति काफी ज्यादा घबरा चुकी है, इसीलिए उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। वही परिणीति घबराहट की वजह से तुरंत पीछे हटते हुए अभिमन्यु के पास पहुंच गई, जो ठीक सामने ही मौजूद था। अभिमन्यु के पास आते ही वो उसके हाथ को पकड़ के अपनी आंखें बंद करके घबराते हुए कहती है, भूत, मैंने अभी भूत को देखा। हाँ, वह भूत ही है, वह यही मौजूद है। ये कहते हुए परिणीति इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो अभिमन्यु के गले से लिपट चुकी है। वही जब पूरे परिवार ने ये देखा तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। वह सब ये सोच रहे थे कि अब अभिमन्यु क्या करेगा, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने मानव को देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने परिणीति को खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि वह खुद मानव के पास चलकर आया और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है इस तरह से किसी के सामने मत आया करो। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत डरते हैं। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत, जो पहले से ही मानव से चिढ़ा हुआ था, वह भी गुस्से में अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे मत आया करो, और मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ पर परिणीति का ख्याल रखने के लिए बुलाया जा रहा है, तो तुम उसे डराने के लिए यहाँ इस तरह से क्यों आए हो? जबकि तुम्हें पता है ऐसे आने का मतलब तभी होता है जब तुम किसी का पीछा करते हो। अभिमन्यु और साकेत की बात सुनते ही परिणीति ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने खड़े मानव को देखने लगी। अब मानव का चेहरा दिखाई दे रहा था। परिणीति को यकीन नहीं हो रहा था उसके सामने खड़ा इंसान भूत नहीं बल्कि एक इंसान ही है। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह कैसे अभिमन्यु से लिपटी हुई है। वह तुरंत अभिमन्यु से दूर हुई और मानव के चेहरे को देखने लगी। तभी नायरा मानव के पास आकर उसके बालों को इधर उधर करते हुए कहती है, तुम सच में पागल हो मानव, तुम्हें तो पता भी नहीं है किसके सामने कैसे आना होता है। तुमने तो परिणीति को डरा ही दिया।
नायरा की बातों को सुनकर मानव तुरंत परिणीति के पास आकर अपनी गर्दन नीचे करके बार बार उससे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं नहीं जानता था आप अभिमन्यु सर की वाइफ है। मुझे लगा मैं घर में किसी चोर को देख रहा हूँ। मेरे बातों का गलत मतलब मत निकलिएगा, लेकिन मेरा यही काम है और मैं समझ नहीं पाता हूँ सामने वाला इंसान सच में चोर है या नहीं। मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मानव को इस तरह से बच्चों की तरह माफी मांगते हुए देखकर परिणीति के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई और वह मानव के गालों को खींचकर यह पता करने की कोशिश कर रही थी कि वह इंसान है भी या नहीं। जब उसे एहसास हो गया तब वह हल्का सा मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम तो सच में इंसान हो। तुमने तो सच में मुझे डरा दिया था। लेकिन तुम किचन में कब आए? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं किचन से सारा सामान लेकर लिविंग एरिया में जा रही थी। तब तो तुम वहां पर नहीं थे और जब मैं दोबारा किचन में आई तब मैंने तुम्हें देखा। परिणीति की बातों को सुनकर मानव ने साकेत को देखा। ये देखकर साकेत मुंह बनाकर कहता है, परिणीति मैं तुम्हें समझाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यह मेरा छोटा भाई है या यूं कहो कि नाम का भाई है। यह ऐसा ही है, किसी के सामने से गुजर भी जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलता है। इसको बहुत खास ट्रेनिंग मिली है और बचपन से ही यह ऐसे ही अपना काम करता आया है। इसने काफी गलती की है जिस वजह से अभिमन्यु इसे बार बार पनिशमेंट के तौर पर कहीं और भेज देता है। लेकिन इसे दोबारा यहाँ पर बुलाया गया है और यह इसी घर में रहेगा। साकेत की बात सुनकर मानव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैडम और मैं आपकी। उसने इतना ही कहा था कि तभी साकेत उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहता है, और यह हम सबके साथ ही रहेगा। इसका काम यही है और वैसे भी इसकी पनिशमेंट अब खत्म हो गई है। अब ये दोबारा कोई गलती करेगा तब हम इसे दूसरी पनिशमेंट भी देंगे। जिस तरह से साकेत ने बात को बदल दिया था, मानव समझ चुका था साकेत नहीं चाहता है परिणीति को ये सारी बातें पता चले। वह मुस्कुराया और परिणीति को देखकर कहा, हाँ मैडम साकेत भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यहीं पर रहूंगा और हाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ और आगे से मैं इस तरह से आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। मानव की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा जो तब से पराठे ही खाए जा रही थी, वह अपने पराठे की लास्ट बाइट को खाते हुए मानव से कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन पहली बार तुमने भी मुझे ऐसे ही डराया था। तुम्हें याद है ना कैसे मैंने तुम्हें झाड़ू से मारा था? शुक्र मनाओ कि परिणीति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो अब तुम लोगों की मुलाकात हो ही गई है तो हम सब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी हमने पूरा नाश्ता भी नहीं किया। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा उनके प्लेट को देखकर हंसते हुए कहती है, छोटी मम्मी आपने तो अपना नाश्ता अभी अभी खत्म भी कर दिया है, तो अब आप कौन से नाश्ते की बात कर रही हैं? नायरा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन वह क्या है ना, तुम्हें पता है न परिणीति के हाथों में जादू है। उसके हाथों का बना हुआ नाश्ता हुआ खाना मैं पेट भर के खाती हूँ और अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है। इसलिए मैं दोबारा खाने जा रही हूँ। तुम लोगों को अगर यहाँ रहकर बातें ही करनी है तो तुम लोग यहाँ रहकर बात कर सकते हो। मैं तो चली। इतना कहकर प्रेरणा मल्होत्रा वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। प्रेरणा मल्होत्रा के जाते ही परिणीति ने दोबारा मानव को देखा। तभी मानव हल्का सा मुस्कुराया और साकेत के पास चला गया। साकेत अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था, जिस वजह से वह उसे इग्नोर करके वापस अभिमन्यु के साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंच गया। सभी ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था। अभिमन्यु का बिल्कुल भी नाश्ता करने का मन नहीं था, लेकिन अपनी दादी के कहने पर उसने लास्ट में परिणीति के हाथों का बनाया हुआ एक पराठा खाया, जो उसे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन वह दोबारा मांगने में हिचकिचाने लगा, इसलिए वह वहां से उठा और सीधा अपना लैपटॉप लेने के लिए लिविंग एरिया में पहुंचा। परिणीति नौकरानी के साथ डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी कि तभी प्रेरणा मल्होत्रा उसके पास आकर कहती है, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? ये काम करने के लिए नौकर है यहाँ पर।
तुम्हें तो जल्दी से तैयार होकर आना चाहिए। हमें बाहर चलना है और तुम भूल गई क्या? तुम्हें कॉलेज भी जाना है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति ने अपने हाथों को देखा। साफ करने की वजह से उसके हाथ गंदे हो चुके थे। उसने सर हिलाया और तुरंत किचन में चली गई। जिसके बाद परिणीति मल्होत्रा और आकृति मल्होत्रा दोनों ही नायरा और परिणीति के आने का इंतजार करने लगे। इधर अभिमन्यु ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठने वाला था। तभी मानव अभिमन्यु के पास आकर सर झुकाकर कहता है, अभिमन्यु सर, क्या मुझे परिणीति मैडम के साथ उनके कॉलेज भी जाना है या फिर मैं सिर्फ घर पर रहकर उनकी रक्षा करूं? उद्धरण चिन्ह। मानव के बातों को सुनकर अभिमन्यु तिरछी नजरों से उसे देखने लगा, तो वही साकेत मुंह बनाकर कहता है, मैंने कहा था ना, इस बेवकूफ को यहाँ मत बुलाओ। इसे ये तक नहीं पता है कि इंसान की रक्षा कहाँ करी जाती है। घर में रहकर रक्षा करने का क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ बुलाया गया है ताकि तुम परिणीति पर ध्यान दो, उस पर नजर बनाकर रखो, कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। घर में तो पूरा परिवार पहले से है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हें उसका बाहर भी ध्यान रखना है। साकेत को गुस्सा करते हुए देखकर मानव मुरझाए हुए चेहरे के साथ उसे देखते हुए कहता है, लेकिन भाई, ये बात आप आराम से भी कह सकते हो। मुझे नहीं पता था मैडम की रक्षा हमें बाहर भी करनी है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं पूरे मन के साथ मैडम की रक्षा करूंगा और उनके आसपास रहूंगा। मानव की बातों को सुनकर अभिमन्यु गाड़ी में बैठने से पहले उसे देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सारा काम समझा दिया था। कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और यह बात किसी को जरा भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हें हाय किया है, वह भी सिर्फ परिणीति के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ध्यान देना है। नायरा भी उसके आसपास रहेगी तो उसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना है। देखो मानव, मैं पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ, तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं हर बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने 3 बार गलती की, तुम्हें तीनों बार पनिशमेंट मिल चुकी है। इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कहकर अभिमन्यु गाड़ी में जाकर बैठ गया, जिसे देखकर मानव सर हिलाकर वहां से चला गया। मानव के जाते ही साकेत गाड़ी में बैठते हुए अभिमन्यु से कहता है, तुम्हें नहीं लगता है तुम गलती कर रहे हो? तुम्हें फिर से सोच लेना चाहिए। मैं इससे भी बेहतर बॉडीगार्ड तुम्हें लाकर दे दूंगा जो परिणीति और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। मुझे मानव पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह अभी भी नादान है और उसने हर बार कोई ना कोई गलती की है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, देखो, हम इस बार उस पर आखिरी बार भरोसा कर रहे हैं और मैं जानता हूँ इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। वैसे भी उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। तुम चाहो तो उस पर नजर बनाकर रख सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मानव ही परिणीति के आसपास रहे, क्योंकि वह पास रहकर भी परिणीति को दिखाई नहीं देगा और ऐसे में मानव अपना काम भी ठीक से करेगा। परिणीति को मानव के पास कोई हिचक महसूस भी नहीं होगी। वैसे तो घर के मेंबर के साथ सब घुल मिल कर रहते हैं। शायद परिणीति भी मानव के साथ घुल मिल जाएगी। तुम्हें बस नजर बनाकर रखना है कि मानव गलती से भी कोई गलती ना करे। हाँ, वह नादान है लेकिन समझदार भी बहुत है। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत मुंह बनाकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मत करो। बाद में अगर मानव ने कोई भी गलती की तो उसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना। वैसे भी उसकी गलती को याद करके मेरा गुस्सा बढ़ने लगता है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने उसे इग्नोर किया और फिर अपना लैपटॉप लेकर उसे चलाने लगा। जब साकेत ने ये देखा तो उसने अपना फोन निकाला और मानव को मैसेज करने लगा, जिसमें वह गुस्से में लिख रहा था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम वापस घर तो आ गए हो, लेकिन याद रखना, गलती से भी अगर परिणीति को कुछ भी हुआ ना तो उसका सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर जाएगा। इसीलिए अपनी गलती को सुधार कर परिणीति की रक्षा करना, वरना मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें बाहर निकालने में और मैं इस बार अभिमन्यु के जवाब का इंतजार नहीं करूंगा। उससे पहले ही तुम्हें बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन लो।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।